हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आए हुए असाइनमेंट नंबर 4 का। मैं यहाँ पर मैथ्स का असाइनमेंट कराऊंगा आप लोगों को और देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या क्या है। यदि सही मायने में देखा जाए तो आज का जो असाइनमेंट है उसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप उस क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा और उसको प्रिपेयर कीजिएगा घर पे और अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा जा चुका है और आते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बोला जा रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम एक प्रमेय के रूप में देखेंगे। ये एक प्रमेय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसी प्रमेय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। मैं आगे चल करके बताता हूँ वो नाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो देखिए। बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। मेन क्या होता है, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ जाते हो तो आंसर आपको दिमाग में आराम से आ जाता है। ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज है, मैं रफली अभी काम कर रहा हूँ, रफ काम मैं रफली अभी आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि देखिए जब तक आप समझोगे नहीं क्वेश्चन कैसे आगे सॉल्व करोगे ना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, कोई त्रिभुज है उसका कोई एक भुजा ले लो आप, 1 2 3 कोई सा भी भुजा ले लो। ठीक है, और समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इसमें से मैं एक भुजा, मान लीजिए ये ABC है ऐसा, तो मैं इसका एक भुजा BC को ले लिया और इसके समांतर एक रेखा खींच दिया। ये देखिए क्या बोल रहा है, प्रमेय को समझिए। किसी त्रिभुज ABC के, किसी त्रिभुज के एक भुजा के, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक त्रिभुज लिया ABC, जैसा कि बोला है कि किसी त्रिभुज के, तो कोई त्रिभुज ले लिया, उसके एक भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, AC और BC, 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, 3 भुजाएं दिख रही है, उसमें से मैंने एक भुजा ले लिया BC। अब बोलता है कि कोई भी भुजा आप ले सकते हो ना, तो हम BC लेंगे। BC से और अच्छे से सॉल्व होगा, समझ में भी आएगा। तो BC ले लिए। अब इसके बोलता है कि एक भुजा के समांतर, अब इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दिया। मान लीजिए ABC है तो इसको नाम दे देते हैं DE, ऐसा मैंने नाम दे दिया। ठीक है, एक भुजा के समांतर खींची गई जो ये रेखा है DE है, बाकी 2 भुजाओं को, त्रिभुज के बाकी 2 भुजाओं, इसके तो समांतर हम लोगों ने रेखा खींच दिया, समांतर रेखा खींच दिया इसके। ठीक है, अब ये जो समांतर रेखा है, त्रिभुज के बाकी 2 भुजा कौन कौन से बचेंगे, AB और AC। तो 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सही बात है, ये देखो AB और AC 2 अलग भुजा हुआ, इस पे क्या कर रहा है, 2 अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 अलग अलग जगह पे काट रहा है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों को, दोनों भुजाओं को, ये जो रेखा रहेगा इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में या एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक बार और अच्छे ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोलता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज ले लीजिए और उसका एक भुजा मैंने ले लिया BC। अब इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दिया DE। अब ये जो DE है त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को, मतलब कि AB और AC को 2 अलग अलग बिंदुओं पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, काटता है। और इस प्रकार से काटता है कि ये जो भुजा है AB और AC बराबर बराबर भागों में कट जाए। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर बराबर, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर बराबर। मतलब ऐसा कुछ कि AD और DB दोनों बराबर बराबर होंगे और AE और EC दोनों बराबर बराबर होंगे। मतलब ऐसा AD और DB जो रहेगा, ये जो AD और DB जो रहेंगे ये बराबर होंगे किसके, AE और EC के। ऐसा बोल रहा है कि ये वाला जो होगा और ये जो है AD और DB वो AE और EC के बराबर होगा। कब कब होगा बराबर, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जब हम लोग रेखा खींचते हैं
तो वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। और यही चीज को आपको, ये जो चीज मैंने ये जो लिखा है, इसी चीज को आपको प्रूव करके बताना है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इस प्रमेय को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और वो प्रमेय है थेल्स प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थेल्स प्रमेय। ये 100% आता है, कई बार आया है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। तो ये रहेगा आपको, बस कभी भी थेल्स प्रमेय, कभी भी किसी क्वेश्चन पे भी जाओगे आप, थेल्स प्रमेय बोलेगा तो ऐसे याद रखना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, AD बटे DB, AE बटे EC, ऐसा कभी भी देखोगे समझ जाना कि वो क्या है, थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अभी हम लोग, मैं रफली इसको समझाया हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिक, एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझते जाएंगे और इसमें क्या क्या करना पड़ेगा हमको, देखो अब आप लोग, ठीक है। तो कभी भी जब हम लोग किसी प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो 4 चीजें हम लोग लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। जब भी हम लोग हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो कभी भी जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को या किसी भी प्रमेय को जब आप सॉल्व करोगे, अभी देखना बहुत सारा प्रमेय आएगा, क्योंकि ये वाला जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4, इसमें ज्यादातर प्रमेय ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे तो 4 चीजें लिखते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है दिया है। अब क्या क्या चीज दिया है वो हम लोग इसमें देखेंगे, मैं चित्र बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या क्या चीज दिया है। देखिए, सबसे पहले बोलता है कि एक त्रिभुज है, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, जो भी है, ये देखिए ऐसा कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम मान लीजिए ABC, हम लोग नाम दे देते हैं इसको, ABC एक त्रिभुज है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में ऐसा, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या क्या है भाई, कि इसके समांतर एक रेखा हम लोगों ने खींचा था, काहे खींचा था, ताकि ये 2 बराबर भागों में इन भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को क्या करे, बांट सके। इसको नाम दे दिए थे हम लोगों ने D और E, ऐसा नाम दिया था। मतलब जो DE रेखा है वो BC के समांतर है, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है भाई, कि जो DE है, DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। बस खत्म हो गया, इतना ही चीज दिया है, ठीक है। दूसरा चीज लिखते हैं हम लोग रचना। दूसरा चीज क्या लिखते हैं हम लोग, रचना। अब ये रचना क्या है, रचना जो हम लोग करते हैं अपने से, इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, हम लोग करेंगे इसमें रचना। और रचना में भी देखना कितना आसान आसान काम है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, लंब डालेंगे, E से एक लंब डालेंगे AB भुजा पर, ये देखिए ऐसा एक लंब डाल देंगे। और लंब डालने पे क्या होता है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा यहाँ पर। तो E से एक लंब डाल दिए, मान लीजिए ABCDE, तो यहाँ नाम दे दिए FDEF, एक लंब डाले। और वैसे ही D से एक लंब डालेंगे AC भुजा पर, ये देखिए ऐसा, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। EF, तो यहाँ नाम दे देंगे G, ऐसा ये लंब डाल दिए, कुछ नहीं किए हैं। E से F लंब डाले हैं AB भुजा पर, ये लंबा वाला पे। और वैसे ही D से G लंब डाले हैं किसके ऊपर, AC के ऊपर। दूसरा काम क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे, कुछ ऐसे, ये देखिए B को E से मिला दिया और उसी प्रकार D को ऐसे मिला दिए C से। इतना काम कर दिए, बस यही, और इसी चीज को आपको लिखना है। तो क्या क्या किए भैया, हम लोगों ने पहले EF लंब डाला है किसके ऊपर, AB पर, तो लिख देते हैं EF लंब डाले, ये लंब का निशान है, जैसे ये समांतर का था वैसे लंब का। EF लंब डाले हैं कौन सी भुजा पर, AB पर, तो यहां लिख दीजिए AB, EF लंब AB। और उसी प्रकार DG लंब डाला है कौन सी भुजा पर, AC भुजा पर, तो यहां लिख दीजिए DG लंब AC। बस बात खत्म। और क्या किया है, B को E से और C को D से मिला दिया, तो लिख देते हैं B तथा C को, ठीक है, B तथा C को E तथा D से मिलाया, E तथा D से मिलाया, हो गया। रचना का काम भी खत्म भाई, ये काम हम लोगों ने किया था, रचना का भी काम खत्म। अब तीसरा चीज लिखना है, सिद्ध करना है। हाँ भैया, क्या सिद्ध करना है, क्या हम लोग मतलब इतना ज्यादा प्रमेय पढ़े, उससे हम लोगों को क्या पता चला, इस थेल्स प्रमेय से हमको क्या पता चल रहा है। जैसा मैं थेल्स प्रमेय भी बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा
कि जो समांतर रेखा हम लोगों ने खींचा था वो काम क्या किया, वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को इस तरह से काट दिया कि वो दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर बराबर हो गई। मतलब AD और जो DB रहेगा, AD बट्टे DB जो रहेगा वो AE बट्टे EC के बराबर होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और इसी चीज को प्रूव भी करना है हमको, तो यही सिद्ध करना है हम लोगों को थेल्स प्रमेय में। तो वही चीज कि भैया हमको ये सिद्ध करना है कि जब हम लोगों ने त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा लिया DE, तो वो समांतर रेखा क्या कर रहा है, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को इस प्रकार से काट रहा है कि दोनों, मतलब दोनों भुजाएं क्या हो जा रही हैं, बराबर बराबर हो जा रही हैं। मतलब AD बटे DB जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा किसके, AE बटे EC के। बस काम खत्म, इसी को आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, ये चित्र के साथ तीन चीजें हो गई। अब चौथा चीज लिखते हैं हम लोग, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या उपपत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति या उपपत्ति भी बोलते हैं। तो ये इतना चीज आपको समझ में आया, तो इतना चीज समझ में आ गया तो इतना का स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं व्युत्पत्ति से डायरेक्ट, मेनली क्या होता है आपका, व्युत्पत्ति होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ करूंगा और डायग्राम को बनाऊंगा उधर, और डायरेक्टली व्युत्पत्ति और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए फटाक से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो इसकी व्युत्पत्ति है वो बहुत ही आसान है और मेनली यही है, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। बाकी तो ठीक है, वो शुरुआत पे भी नंबर मिलेगा आपको, लेकिन मेनली ये है, इसको आपको समझना है। ठीक है, हल इसी को बोलेंगे हम लोग, व्युत्पत्ति को, और कैसे होगा वो समझना आप लोग। देखिए एकदम आसान है, उससे पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं जिससे ये और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दो बार ये वाला त्रिभुज लेना है, ADE। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा त्रिभुज ऊपर में ADE, इसको दो बार लेना है, लेकिन दो अन्य त्रिभुजों के साथ। कौन कौन से, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है BED, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है BED, इसके साथ ADE के साथ BED, और एक बार लेना है ADE को CDE के साथ, ये वाला त्रिभुज के साथ। तो यहां पर हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ऐसा बटे नीचे में हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज लेंगे, BDE का क्षेत्रफल ऐसा। और क्षेत्रफल का सूत्र, चाहे वो कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो जब ऊपर वाला है तो नीचे वाले का भी वही सूत्र लगेगा, 1/2, क्योंकि ये भी तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज 1/2 आधार गुणित। ठीक है, इतना लिख दिए। अब आगे इस पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लंब आधार वगैरह में क्या होता है। देखो आपको 100 बात की एक बात ये सोच करके रखना है कि जब भी आधार की बात होगी, जब आप इधर साइड वाला त्रिभुज ले रहे हो, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, नीचे को देखो BED, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, जब भी आप इधर वाले त्रिभुज को लोगे BED, ADE तो कॉमन रहेगा दोनों तरफ, एक बार इधर भी लोगे तो इधर भी आपको वही चीज लेना पड़ेगा। तो ADE तो कॉमन रहेगा, नीचे वाला त्रिभुज चेंज हो रहा है BED, एक बार ये वाला त्रिभुज चेंज हो रहा है, एक बार CDE ये वाला त्रिभुज चेंज हो रहा है। तो जब आप इधर वाला त्रिभुज ले रहे हो BED, तो आप आधार हमेशा ऊपर वाले के लिए ADE के लिए आधार AD बनेगा और नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार DB बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर वाले त्रिभुज को ले रहे हो तो आधार यहां पर AE बनेगा और इधर इसके लिए नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार EC बनेगा, ऐसा। और लंब की बात या ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई के लिए जब इस पे कौन सा लंब डाला हुआ है EF, तो यहां पर EF हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, EF ही ऊंचाई रहेगा। ठीक है, वही ऊंचाई आपको रखना है, बस आधार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इतना ही बात ध्यान रखना है आपको। कैसे, देखो यहां पर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये तो ज्यों का त्यों उतरता चला जाएगा, लिख लेते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1/2 गुणित आधार। तो ADE के लिए आधार कौन सा लेंगे हम लोग? AD। क्यों लेंगे? क्योंकि इधर वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ना, ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। ऊंचाई हमेशा कौन सा रहेगा? इधर वाले त्रिभुज के लिए ले रहे हैं तो EF ही रहेगा, ऐसा EF लंब को ही लिख देना है ऊंचाई। बटे नीचे में फिर से 1/2 इस वाले त्रिभुज के लिए, BDE के लिए 1/2 गुणित AD। तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा? BDE। ये वाले त्रिभुज के लिए आधार कौन सा हो जाएगा आपका? DB। तो इसको ले लेंगे हम लोग DB गुणित ऊंचाई। ऊंचाई के लिए हमेशा क्या लेना है आपको? EF ही लेना है। अब जो जो कट रहा है काट दीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल। तो क्या आ गया हमारा? बराबर क्या बच जाएगा यहां पर? AD बटे DB। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे देंगे। बस जो काम अभी हम लोगों ने इधर किया है ना, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो उधर वाला काम भी बिल्कुल इसी के जैसा है, वही त्रिभुज वही सब कुछ लेना है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं और देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो यहां भी ऊपर वाला त्रिभुज तो 2 बार लेना था, एक बार इसके साथ ले लिया हम लोगों ने, इस वाले त्रिभुज के साथ ले लिया, अब इस वाले त्रिभुज के साथ लेंगे। तो फिर से यहां पर लिखेंगे बटे, अब त्रिभुज चेंज करेंगे, CDE हो जाएगा। तो त्रिभुज अब बताइए यहां पर त्रिभुज के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? यही वाला, क्योंकि त्रिभुज के लिए तो हर समय वही लगता है। तो यहां रखेंगे में भी वही चीज सूत्र लगेगा, 1/2 गुणित ऊंचाई। अब वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो लिख लेते हैं त्रिभुज CD का क्षेत्रफल मान रखेंगे यहां पर। तो ऊपर वाले के लिए 1/2 गुणित अब आधार। अब बताइए इस बार हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज लिया है ना, CDE को लिया है, तो आधार चेंज हो गया है। अभी जब इधर वाले त्रिभुज को ले रहे थे तो आधार इधर हो रहा था, इधर वाले त्रिभुज को लेंगे तो आधार इधर हो जाएगा। मतलब इस बार आधार कौन हो जाएगा? AE, ऊपर वाले के लिए ना, त्रिभुज ADE के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? AE, ऐसा गुणित ऊंचाई। इस बार ऊंचाई भी चेंज हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा आपका? DG। यहां रख देंगे हम लोग DG, ऐसा। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले के लिए भी 1/2 गुणित आधार। तो नीचे वाला त्रिभुज CDE, मैं बोला था इधर वाले लोगे तो कौन सा हो जाएगा? EC, ऐसा गुणित ऊंचाई तो वही रहेगा DG। ठीक है, कौन कौन सा कटा? 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल। ठीक है, आगे लिखेंगे बराबर क्या बच गया हमारा? AE बटे EC। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। आप देखिए ध्यान से, आप क्या दोनों बराबर हैं किसी भी तरह से? जरा देख करके बताइए। देखिए यहां पर देखिए, ADE त्रिभुज का ADE का क्षेत्रफल, यहां भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक बात है। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हो, यहां पर देखिए त्रिभुज BDE है और यहां पर त्रिभुज CDE है। ये कहां से बराबर होंगे? यदि आपका LHS बराबर हो जाता तो हम RHS को बराबर कर देते और यही तो प्रूफ करना था, आराम से प्रूफ हो जाता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यही आ जा रही है कि यहां पर ADE का क्षेत्रफल बराबर है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला ज्यों का त्यों नहीं दिख रहा है। यहां पर अगर BDE का क्षेत्रफल या यहां BDE का क्षेत्रफल और यहां CDE का रहता तो भले ये बराबर हो जाता। तो प्रॉब्लम यहां पर आ गई। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला हिस्सा जो है बराबर नहीं हो रहा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे बराबर होगा। तो जब आप समीकरण देख रहे हो कि ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम एक बार देखते हैं कि ये त्रिभुज एक्चुअली है कहां पर। तो चित्र में देखते हैं कि त्रिभुज BDE ये रहा, BDE ये वाला रहा, ठीक है, PDE ये वाला त्रिभुज है,
या BED, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। और ये वाला CDE कहाँ है, CDE, ये दोनों समांतर रेखाओं के ठीक बीच बना है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि समांतर रेखा के ठीक नीचे बने दो त्रिभुज हैं। ये समांतर रेखा है ना DE, इसके ठीक नीचे दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। या ऐसे समझो कि BC भी एक समांतर रेखा है और DE भी समांतर रेखा है। ऐसा, ये DE है, ये BC है, ये DE है और ये वाला है BC। ऐसा है, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच जब त्रिभुज बनता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दोनों, मतलब कभी भी समांतर रेखा के बीच अगर त्रिभुज बन रहा है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हो मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो आगे देखो, इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताता हूं। तो अब जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसी की वजह से ये बराबर नहीं हो पा रहे थे ना, तो अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो अब मैं BDE के जगह पे CDE लिख सकता हूं या CDE के जगह पे BDE लिख सकता हूं, मतलब दोनों बराबर हो गए। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और कौन सा समीकरण 2 में कौन है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों, क्योंकि इसी की वजह से ये बराबर नहीं हो रहे थे ना, लेकिन हम लोगों को पता चला कि समांतर रेखा के बीच जब त्रिभुज बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बराबर हो जाएगा। और जब LHS बराबर हो जाएगा तो RHS ऑलरेडी बराबर होता है, तो पता ही है हमको। तो यहां पर लिखेंगे अतः AD बटे DB बराबर हो जाएगा आपके किसके, AE बटे EC के। बस इसी को आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सिद्ध हुआ लिख देना या प्रूव दैट, बस खत्म। ऐसे तो ऐसे जो है ये थेल्स प्रमेय बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, या फिर वीडियो अपलोड मैंने करना बंद क्यों कर दिया, जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी मैथ्स की। तो एक्चुअली मेरे बैक में सर्जरी हुई थी, तो उसकी वजह से मैं 1 महीने थोड़ा सा बेड रेस्ट मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, अब से आपको हमेशा प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रमेय पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा इस असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन। ये भी एक प्रमेय ही है और इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोल रहा है, देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा जिस त्रिभुज में, तो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो रहेगा शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अभी समझते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा कुछ समकोण त्रिभुज है, ऐसा मान लीजिए, जिसमें एक कोण क्या रहता है, 90 डिग्री एंगल लिए हुए रहता है, ऐसा। तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और एक चीज बताऊं मैं, खास बात, समकोण जो पाइथागोरस प्रमेय कभी भी आप यूज करते हो ना, तो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है वो। अन्य जो त्रिभुज हैं, बहुत सारे त्रिभुज हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज हैं, तो वो सब में कभी भी आप पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करते हो। कब करते हो, जब एक कोण 90 अंश का रहेगा, मतलब वो समकोण रहेगा, तभी आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, ठीक है।
तो इसीलिए साफ साफ अक्षर में लिख दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABC, मैंने ऐसे नाम दे दिया। अब बोलता है कि कर्ण का जो वर्ग रहेगा, जो कर्ण का वर्ग रहेगा, अब इसमें से कर्ण लंब आधार पता ही है आपको, ये जो रहता है सबसे बड़ा भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण, पता ही है हमको, ठीक है। और जो लंबा रहता है ऐसे लंबा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। और जो बेस रहता है आधार, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, जिसके ऊपर ये बना हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार, ऐसा, ठीक है, कर्ण लंब आधार। तो बोलता है कि कर्ण का वर्ग जो रहेगा, कर्ण कौन है, AC है, तो जो AC का जो वर्ग रहेगा, ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग या कर्ण का वर्ग, ऐसे मैं इधर ऊपर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग रहेगा वो शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और कौन है, BC, शेष दो भुजाएं AB और BC, ठीक है, AB और BC के वर्गों के, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब आपको सीधा सीधा बोला जाए तो इस चीज को प्रूव करके बताना है कि हाँ भैया ये चीज होता है जिंदगी में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान देंगे, देखिए आप लोग समझिए। तो यहां पर मैंने इसका नाम भी लिख दिया है, पाइथागोरस प्रमेय। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो शुरू में जो मैं लिखा था ना, क्वेश्चन जो लिखा था, वही आपका क्या रहता है, कथन रहता है, वो भी आपको लिखने के लिए बोल देता है। जैसे ऐसे ना दे करके आपको ऐसे दे दे कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो रहेगा शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो ये कथन होगा। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने लिखा, ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन कह देता है, या थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसे लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो ये कथन है, एक तरह से कथन है, बुक में आप लोग देखोगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज, और पता ही है आपको ये भी एक प्रमेय है, तो चार चीजें फिर से लिखनी पड़ेंगी। तो पहले चित्र बनाते हैं, समझते हैं, फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक तो बनाते हैं फटाक से। तो ये हम लोगों का एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, देखो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या होगा, एक कोण 90 अंश का रहेगा, पता ही है आपको। इसको नाम दे देते हैं ABC, ऐसा B पे समकोण है, ठीक है। क्या क्या चीज दिया है भाई, लिख लेते हैं, चार चीजें लिखते हैं ना। पहला चीज क्या रहता है, दिया है, लिख लेते हैं, क्या है भाई, कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हाँ भैया, आप लोगों ने बता दिया समकोण त्रिभुज है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक बात है, मान लिया मैंने समकोण त्रिभुज है। कहां पर है, जहां कोण B जो है वो है आपका 90 डिग्री, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, समकोण है, यहां पर। बस बात खत्म हो गया, यही चीज दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, कहां पर है, कोण B पे है, बात खत्म। रचना दूसरा चीज, कहा को कहते हैं रचना, जो हम लोग करते हैं, करेंगे अभी इसमें हम लोग खुराफात। ये देखिए B से मैंने एक लंब डाला, ऐसे करके कौन सी भुजा पे पड़ने वाला है, AC भुजा पर एक लंब पड़ेगा B से, नाम दे देंगे ABC, इसको नाम दे देंगे D। और लंब कभी भी पड़ता है तो दो काम होता है, पहला तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों साइड, और दूसरा इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है, तो वो जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर तीन ठो त्रिभुज बन चुका है, ABC एक बड़ा वाला, ABD छोटा वाला, एक और CBD छोटा, CDB जो भी बोलना चाहो, तो ये वाला, तो एक, दो और एक बड़ा वाला, तीन, ठीक है। फिर से आपको ऐसे ही त्रिभुज लेना है जैसा थेल्स प्रमेय में हम लोगों ने लिया था। बड़ा वाला तो लेंगे ही ABC,
एक बार एक छोटा वाला के साथ लेंगे ABD के साथ और एक बार लेंगे CBD के साथ, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, मैं दोनों साइड को लिख देता हूं, रचना हम लोगों ने किया उसको लिख लेते हैं, फिर जब व्युत्पत्ति बताऊंगा तो दोनों साइड अलग अलग करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब रचना में लिखेंगे हम लोगों ने क्या किया भैया कि BD लंब डाला है कौन सी भुजा पर, BD लंब है कौन सी भुजा पर, AC भुजा पर, बात हो गया खत्म। ठीक है, BD लंब डाल दिए AC भुजा पर, बस इतने ही काम किए हैं, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तीसरा चीज क्या होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया कि जब हम लोग ऐसे काम करते हैं तो बोलता है कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन है, AC था, पता ही आपको, AC का जो वर्ग रहेगा वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज का अन्य दो भुजा कौन होगा, AB और BC, AB और BC शेष अन्य दो भुजाएं के वर्गों का, शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज को आपको प्रूव करके बताना है कि ये चीज होता है कि नहीं होता है, सही बात है कि फालतू फेंक रहा है ये। ठीक है, ये बात को आपको प्रूव करके बताना है। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब बताऊंगा मैं व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति के लिए आपको दो अलग अलग वो चीज बताऊंगा। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। इतना समझ में आया, इसको उतारो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ व्युत्पत्ति। जगह काफी है, मैं चाहूं तो इधर भी बता सकता हूं, लेकिन मजा नहीं आएगा, अलग अलग मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही बार में देखेंगे। चलो फटाक से उतारो। तो यहां पर हम लोग व्युत्पत्ति लिखेंगे, एक ठो इधर भी लिखेंगे, एक ठो इधर, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, उसके बराबर ADB को या ABD को आपको बताना पड़ेगा, समरूप बताना पड़ेगा। और गणित में एक बहुत अच्छा नियम है कि किसी भी त्रिभुज में देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो 6 चीजें होती हैं। किसी भी त्रिभुज में यदि आप ध्यान से देखो ऐसे, तो 6 चीजें होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, पता ही हमको। तो 3 भुजा, ठीक है, और 3 होते हैं कोण, पता ही आपको। ठीक है, टोटल मिला के 6 चीज होते हैं। ठीक है, 6 चीज होते हैं। अब ये 6 चीज में से कोई भी 2 चीज आप दूसरे त्रिभुज का, कोई भी 2 चीज अगर इससे मिलता है, ठीक है, ये मान लीजिए ABC त्रिभुज है और ये मान लीजिए PQR है, इसका कोई भी 2 चीज इससे मिलता है, 6 चीज में से कोई भी 2 चीज अगर इससे मिलता है तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। कितना मजेदार चीज है। अगर किसी 2 त्रिभुज को आपको बराबर करना है तो 6 चीजें, मतलब 3 भुजा 3 कोण में से कोई भी, लेकिन रीजन के साथ, सॉलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई कि ये कारण है करके। ठीक है, तो वो मतलब 2 चीजें आपको बराबर करनी है और ये समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब समान रूप, मतलब एक जैसा है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे और यहां पर वही चीज हम लोग यूज करेंगे। हमको पता है यहां भी त्रिभुज बन रहा है, मतलब 6 चीज होंगी और यहां पर भी हम लोगों को यही काम करना है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD, क्या लिख दिया मैंने, समरूप हैं, समरूप हैं। अब लिख तो दिया समरूप हैं। अब समरूप होने के लिए क्या चाहिए, 2 चीजें बराबर होनी चाहिए, तो 2 चीजें बराबर करेंगे। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग त्रिभुज ABC को देखें ऐसा, ये देखिए जो त्रिभुज ABC था शुरू में ऐसा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा था, और एक त्रिभुज है जिसमें यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ABD में, D पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक बार B में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश। अब 90 अंश मैं बनाऊं चाहे तुम बनाओ चाहे दुनिया का कोई आदमी बनाए, 90 अंश तो 90 अंश टाइप से ही बनेगा। यहां पर लिखेंगे कोण ABC, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बीच वाले को देखना, ABC, B पे कोण बन रहा है उसकी बात हो रही है, जो बीच में रहता है उस पे कोण बनता है उसकी बात होती है। ABC B का बात हो रहा है। ठीक है, B पे कितना डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण, बराबर हो जाएगा कोण ADB। ये देखिए D पे कोण बन रहा है। ठीक है, D पे कितने अंश का कोण, 90 अंश। क्यों दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों के कोण क्या हैं, 90 अंश के हैं, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री एंगल लिए हुए हैं, इसलिए ये बराबर हुए। और दोनों त्रिभुज में थे, देखिए ABD में भी था 90 अंश और ABC में भी था 90 अंश, तो ये दोनों बराबर हो गए। पहला चीज तो हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब दूसरा चीज देखिए, कोण A बराबर कोण A, ये क्या है भैया, तो देखिए
ए बी सी इसमें भी कोण ए दिख रहा है आपको, और ए बी डी इसमें भी कोण ए दिख रहा है, तो ये कोण, एक बात बताइए, ए बी सी के लिए बड़ा हो जाएगा और ए बी डी के लिए छोटा हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर ये मान लीजिए 40 अंश का है तो वो ए बी सी के लिए भी उतना ही रहेगा, ए बी डी के लिए भी उतना ही रहेगा, थोड़ी छोटा बड़ा होगा, तो सेम रहेगा, तो सही तो है। कोण ए और कोण ए दोनों में है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोण, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ कोण। काहे बराबर होगा? तो यहां कारण लिख देंगे हम लोग, उभयनिष्ठ कोण होने के कारण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण मतलब कॉमन कोण होने के कारण ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने बराबर कर दी, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अब समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज बराबर बराबर हो गए। काहे हो गए? काहे कि दोनों में 90 अंश का भी कोण बन रहा था दोनों त्रिभुज में, और दोनों त्रिभुज का जो कोण ए था वो दोनों के लिए बराबर बराबर था, 40 अंश तो 40 अंश, 30 अंश तो 30 अंश, चाहे एबीसी के लिए बोलो चाहे एबीडी के लिए बोलो, किसी के लिए भी, ठीक है। तो बस आपको एक ठे को समझना है, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी जो रहेगा वो समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन है, ठीक है, किसके? त्रिभुज ए बी डी के। देखिए मैं जैसा बताया था ना कि 6 चीज में से 2 चीजें आप बराबर कर दो तो दोनों त्रिभुज बराबर बराबर हो जाते हैं। बराबर बराबर से मतलब ये है कि उनका भुजा कोण सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब जब हम लोगों ने 2 चीज बराबर कर दिया, ये दोनों त्रिभुजों का बराबर बराबर कर दिया, तो इसका सब कुछ बराबर हो गया। तो यहां पर आप लोग कोण देख करके भी ले सकते हो, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके ठीक सामने कौन सा भुजा है? ए बी है। ठीक उसी प्रकार यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके ठीक सामने कौन सी भुजा है? एडी है, इस त्रिभुज के लिए एडी है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, और अगर चाहो जैसे ए बी और एडी ऐसा ले सकते हो, क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने एडी भुजा है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके सामने ए बी भुजा है। तो ऐसे भी ले सकते हो कोण देख करके, या फिर ऐसे भी ले सकते हो कि आप ए बी लीजिए पहले और उसके बराबर हो जाएगा एडी, ऐसे लीजिए, पहले पास पास कर लीजिए, जैसे ए बी बटे क्या हो जाएगा आपका एडी, ऐसे ले लीजिए, और फिर एक बार ले लीजिए बराबर करके ये दूर दूर वाला ए सी, और इसको ले लीजिए ए बी को, तो ये हो जाएगा ए सी बटे नीचे हो जाएगा क्या? ए बी, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बार पास पास का लिया ए बी और ए डी, और एक बार दूर दूर का ले लिया ए सी और ए बी, और अगर चाहो तो कोण देख करके भी आप ले सकते हो, लेकिन कोण देख करके लोगे थोड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे लोगे तो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ए बी का ए बी के साथ, ए सी का ए डी के साथ, तो ऐसे हो जाएगा ये। अतः ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि ए बी का ए बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का ए डी के साथ करेंगे तो ए सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला हिस्सा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला हिस्सा, ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार से, बस कुछ नहीं, ए डी बी जो लिए हैं हम लोग उसके जगह पे कौन सा ले लेंगे? सी डी बी ले लेंगे, बस बात हो जाएगा खत्म यहां पर, ठीक है। चलिए ले लेते हैं यहां पर, तो आप सॉल्व करेंगे इसको उसी प्रकार से, फिर से ले लेंगे। अब एक बार ए बी सी को ए डी बी के साथ हम लोग समरूप बताए थे, अब लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी क्या है? समरूप हैं। अब फिर से हम लोगों ने समरूप हैं लिख दिया है। कई लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार लिख करके भी हल कर देते हैं ना, क्योंकि इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा, तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, और फिर आगे का कहानी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्ट में भी निपटा सकते हो, आप चाहो तो पूरा लिख देना, ठीक है, और कोशिश करना पूरा लिखने का। तो यहां पर हो जाएगा, अब 2 चीजें हम लोगों को बराबर करनी है इन दोनों में, तो यहां भी 90 डिग्री का कोण, यहां भी 90 डिग्री का कोण, कौन कौन सा? कोण ए बी सी, किसको देखना है? बीच वाले को, बी क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर 90 डिग्री बना बी डी सी, तो कोण बी डी सी, डी पे 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। काहे बराबर होंगे? यहां कारण लिख दीजिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री एंगल लिए हुए हैं, इसलिए। अब इस बार कॉमन कोण कौन सा हो जाएगा? कोण सी, कौन सी? उभयनिष्ठ कोण, दोनों में ए बी सी इसमें भी होगा और बी डी सी इसमें भी होगा, तो कोण सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम लोग उभयनिष्ठ कोण।
दो चीजें बराबर हो गई, मतलब क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यहां लिख दीजिए ये समरूप हो गया, मतलब इनका भुजा कोण सब कुछ बराबर हो गया। फिर से आप कोण देख करके, जैसे इस 90 डिग्री यहां पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने कौन सा भुजा, BC ऐसे ले सकते हो, या चाहो तो आप ट्रिक से भी करना। तो यहां पर थोड़ा सा इससे अलग ट्रिक यूज होगा, देखते जाओ कैसे, मैं बता देता हूं। उन्होंने आगे का लिया था AB को, वैसे ही यहां पर पीछे का ले लेंगे हम लोग, BC और DC। तो यहां पर हो जाएगा आपका BC बटे क्या हो जाएगा आपका DC, ये बराबर हो जाएगा, अब दूर दूर का तो लेना ही है आपको ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका AC बटे नीचे हो जाएगा क्या BC, ऐसा तिर्यक गुणा फिर से करेंगे तो BC का BC से गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अतः करके लिख लेना, BC का BC से गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर, यहां पर गुणा करेंगे तो AC इंटू DC, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का फिर मैं और बताता हूं। इतना समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको बनाना है एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूं। तो हम लोगों का समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका था, ठीक है। यहां तक जो भी था कठिन था, अब इसके बाद का तो कहानी कुछ नहीं है, एकदम आसान है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए आप, बस बात हो जाएगा खत्म। यहां पर कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो लिख लेते हैं जोड़ने पर, और जोड़ते हैं तो LHS LHS के साइड जुड़ता है, RHS RHS के साइड जुड़ता है, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू AD प्लस, जोड़ेंगे AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, ऐसा, ठीक है। और डायग्राम को तो बनाना भूलना मत, हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, उसको भी बना ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ A था, यहाँ B पे 90 डिग्री, C पे यहाँ पर से हम लोगों ने लंब डाला था, या 90 डिग्री एंगल था, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना था, ये D था, ऐसा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे तो ये तो जो कहते हैं उतरेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, AC दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो AC कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच गया यहां से AD, देखिए क्या क्या बच गया, AD प्लस CD, ऐसा बच गया, ठीक है। आगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, कोष्टक लगा है, इसका मतलब गुणा होता है, और AD प्लस CD। अब देखिए चित्र में AD यहां से यहां तक AD है, और CD यहां से यहां तक CD है या DC है, जो भी बोलना चाहो। तो AD और DC या CD को जोड़ दें तो टोटल क्या बन जाएगा, AC बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब इतना पूरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि AD प्लस CD को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, AC बन जाता है। AC का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, जमा करके लिखेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय आपको प्रूव करना था, बस एकदम आसान तरीके से ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आया, समझ में आया तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कोई प्रमेय नहीं है ये। तो यहां पर बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर दो बातें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। पहला त्रिज्या जो कि आपको पता है, और जीवा एक नया चीज है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है ऐसा, दो ठो वृत्त। पहले त्रिज्या की बात करें, ये केंद्र रहता है इसका, सेंटर, ठीक है। केंद्र से कहीं पर भी आप दूरी ले लीजिए परिधि तक का, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और ये हर जगह बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चक्र टाइप का दिख रहा है, ठीक है। केंद्र से
जहां तक भी परिधि तक रहेगा ये त्रिज्या कहलाता है, और इसकी दूरी हर जगह क्या रहती है, बराबर रहती है, ये त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या की दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया गया है। हर जगह 20-20 सेंटीमीटर होगा, जितना भी दिख रहा है सब जगह 20-20 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आ गया हमको। दो बराबर और समांतर जीवाएं, जीवा किसको कहते हैं, जीवा देखिए ये भी एक जीवा है, एक लकीर खींच दी है, यहां पर भी एक जीवा है, सेंटर में भी एक जीवा है, यहां पर भी एक जीवा है, यहां भी जीवा है, पूरा कहीं पर भी खींचिए वो जीवा कहलाएगा। ऐसे ही नहीं, आप ऐसे भी खींच सकते हो, ये सब क्या कहलाएगा, आपका जीवा ही कहलाएगा। एक लकीर जो खींचते हैं अपन, जीवा कहलाता है। ठीक है, और अगर इसमें ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा जीवा कौन सा है, ये है, बीच वाला सबसे बड़ा है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, ऐसे करके। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इतना से त्रिज्या होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाता है। केंद्र से ना, केंद्र से यहां तक की दूरी व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो व्यास लिखना। ठीक है, तो जीवा समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है यहां पर त्रिज्या साफ साफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, सीधा सीधा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बराबर 20 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी दे दिया है, ये दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब आगे की कहानी सुनो। दो बराबर और समांतर जीवाएं हैं, दो ठो जीवाएं हैं और दोनों बराबर हैं। कितना सेंटीमीटर है वो नहीं बताया है, बस बोल रहा है दो और हैं जीवा जो दोनों बराबर हैं और समांतर हैं। समांतर मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब चित्र का जरूरत पड़ेगा, तो देखिए ये एक वृत्त बना। ठीक है, इसमें दो जीवा आप किधर भी ले लो, मान लो मैं यहां पर एक जीवा ले लिया और एक जीवा यहां ले लिया, दोनों क्या है, बराबर बराबर है, मतलब ए भी एक जीवा है और एक जीवा मान लेते हैं सी डी है। ये दोनों बराबर भी हैं और एक दूसरे के समांतर भी हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। इसको आप कितना बढ़ा लो उधर, इसको कितना बढ़ा लो इधर बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, पैरेलल एकदम। ठीक है, नहीं काटेंगे ये एक दूसरे को। ठीक है, अब बोलता है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब यहां पर यदि केंद्र है, सेंटर है, मान लीजिए यहां ओ है, इसको ओ मान लेते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वो कितनी है, बोलता है 24 सेंटीमीटर, ऐसा बोल रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, और इसकी त्रिज्या की यदि बात करें तो त्रिज्या तो ऑलरेडी हमको पता ही है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। तो अब लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर यदि हम लोग देखें ध्यान से, तो O से यहां पर भी एक लंब पड़ रहा है, मान लीजिए यहां मैं M नाम दे देता हूं, तो OM एक लंब पड़ रहा है, और लंब पड़ने पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है और दो बराबर भागों में इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार यहां से ON लंब पड़ रहा है, ठीक है, और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी दो बराबर भागों में इसको काटेगा, हमको पता ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें M से N की दूरी तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे दो जीवाओं के बीच की दूरी, लिख लेते हैं MN बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी हमको पता है। अब अगर मेरे को OM या ON का मान निकालना पड़े, किसी का भी, अब यदि मान लीजिए मेरे को चाहिए OM या ON, दोनों तो बराबर ही बराबर होंगे, इन दोनों का मान चाहिए मान लीजिए, या OM का मान चाहिए या ON का। मैं OM इसलिए बोल रहा हूं, आप किसी को भी ले सकते हो ना, OM का भी मान निकाल सकते हो, ON का भी, किसी का भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ, यहां पर केंद्र है, तो ये दोनों कितने कितने, ये पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से ये कितना होगा, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 बराबर बराबर भागों में बटा होगा ये केंद्र से, तो 12 24 सेंटीमीटर ऐसे होगा। तो हम मुंह जबानी तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैथ्स में मुंह जबानी काम नहीं चलता, लिखना पड़ता है और उसको लिखने का तरीका है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग MN/2 ऐसे लिखते हैं। तो ये मान निकल जाएगा आपका OM या ON का क्या होगा, MN का मान कितना है, 24/2, काटेंगे
तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बस इतना ही काम करना है आपको। अब इसके बाद का कहानी एकदम आसान है। इतना निकाल लिया आप लोगों ने, ओ एम ओ एन का मान निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब यहां पर से यदि मैं त्रिज्या बोलूं तो देखिए ये रहा त्रिज्या और इसका मान, चाहे इधर भी त्रिज्या खींच लो, चीज वही है, इधर भी खींच लो, हर जगह त्रिज्या क्या रहता है, बराबर बराबर ही रहता है। मतलब कितना दिया भी हुआ है, कितना 20 सेंटीमीटर। इधर भी मान लो, इधर भी मान लो 20 सेंटीमीटर। मतलब कहीं से भी यदि आप मान निकालोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूं, ओ ए को ले लेता हूं। ठीक है, तो ओ ए बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ले लेते हैं ओ ए। और यहां पर ओ एम का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, जीवा का लंबाई निकालना है। क्या बोला है, जीवा की लंबाई निकालिए, चाहे ऊपर वाला जीवा का नीचे वाला जीवा का, दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, तो सेम ही निकलेगा। तो डायरेक्ट हम जीवा का लंबाई नहीं निकाल सकते, ए एम का लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये जो रेखा है ओ एम, ये दो बराबर भागों में बांटा है। अगर मान लीजिए इसका आंसर 2 आता है तो 2 ये भी होगा। अगर इसका आंसर 4 आता है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। 4 4 8, दोनों जीवाओं को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे तो हम निकालेंगे ए एम का मान। और ए एम का मान निकालने के लिए यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ओ एम ए या ए एम ओ, जो भी बोलना चाहो, ए एम ओ। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और अभी मैं बताया हूं कि समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय लगता है। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। बस हो गया सॉल्व। देखिए लिखेंगे प्रमेय से, ले लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है आपको पता ही है, लेके सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। कर्ण इसमें कौन सा है, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर। लंब कौन सा हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार ए एम, तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे मान रख देते हैं जिसका जिसका पता है। ओ ए का वैल्यू पता है हमको कितना है, 20 का वर्ग बराबर ओ एम का पता है हमको कितना है, 12 का वर्ग प्लस ए एम का मान नहीं पता, इसी को तो निकालना है, ए एम स्क्वायर। ऐसा ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 400 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए एम स्क्वायर। हमको ए एम का मान चाहिए। ठीक है, 144 प्लस में इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 400 माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्या, ए एम स्क्वायर। ठीक है, 400 में से 144 माइनस करें तो यहां पर आ जाएगा 256 बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर। हमको ए एम स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, ए एम का चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर जाकर के रूट लग जाएगा, तो ए एम बराबर हो जाएगा रूट 256। और 256 को क्या लिख सकते हैं, तो ए एम बराबर हो जाएगा 256 को हम लोग लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर काटेगा और ए एम बराबर आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर मान आ जाएगा। तो ये आ गया 16, तो ये भी कितना होगा 16, बराबर बराबर भागों में काटता है ना, तो ये 16 तो ये भी 16, 16 16, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 32। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, इसको नियम से लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे अतः जीवा कौन सा, ए बी की लंबाई ऐसे करके लिखना, लंबाई बराबर ए एम प्लस जोड़ दो, चाहे ए एम गुणित 2 कर दो। ठीक है, चीज वही है। तो ए एम का मान 16 गुणित 2 मतलब 16 दूने 32 सेंटीमीटर, ये निकल करके आ जाएगा आपका जीवा की लंबाई। टोटल कितना, 32 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में आया, एक बार और देख लो। कुछ नहीं किया मैंने, मुझे त्रिज्या ऑलरेडी पता थी, मैं ये पता था 24 सेंटीमीटर, आधा आधा कर दिया, 12 इधर 12 इधर। ठीक है, अब यहां पर इस त्रिभुज को लेकर के मैंने बस समकोण त्रिभुज लगा दिया प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का, और बस सॉल्व हो गया। लास्ट में ए एम का मान आ गया 16, 2 से गुणा कर दिया, 16 दूने 32, दुगुना रहता है जीवा। ठीक है, जीवा को आधा आधा तोड़ा था ना, तो आप 2 गुना कर दिया, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमेय फिर से आ जाएगा। तो ये रहा इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है
ये भी एक प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी कई बार पूछ चुका है और ये आता है एग्जाम में। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु मतलब बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब छूता हुआ जाना चाहिए, ठीक है, तो लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बताना है। देखिए ये कोई वृत्त है, यदि आप इसके परिधि को छूता हुआ स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ऐसा कहीं भी खींचोगे ये स्पर्श रेखा कहलाएगी छूता हुआ। अगर आप इसको ऐसे खींच देते हो तो ये दो जगह से इस वृत्त को छेदता हुआ चला जा रहा है, तो इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा नहीं बोलते, ठीक है। तो स्पर्श रेखा मतलब परिधि को एकदम छूता हुआ, टच करता हुआ जाना चाहिए, तो उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। और रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। देखो अब देखिए, एक वृत्त है जिसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, ऐसा एक मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र है यहां पर मान लीजिए O, ऐसा। अब ये वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मतलब वृत्त के बाहर से, बाहर में मान लीजिए यहां पर कहीं पर कोई एक बिंदु है ऐसा, जिसको नाम दे देता हूं मान लीजिए मैं P। अब ये बाहर है, वृत्त के बाहर बिंदु से जब हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, अब यहां से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखिए कैसे, ऐसा दो स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींचा इस प्रकार से, ठीक है, दो स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींचा और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बोलता है, मान लीजिए ये यहां पर मिल रही है तो इसका नाम दे देते हैं A, यहां मिल रहा है तो इसका नाम दे देते हैं B, ऐसा, ठीक है। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, बोलता है इन दोनों की लंबाइयां बराबर बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। सीधी सी बात कि कोई वृत्त है, उसके बाहर से जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, दो ठो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, यही आपको प्रूफ करके बताना है कि PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। केंद्र को अब यहां पर हम लोग लिखते हैं, जो जो चीज दिया है जान रहे हैं हम लोग, प्रमेय है तो प्रमेय है तो चार चीजें लिखेंगे ही। सबसे पहले दिया है कि वृत्त C O केंद्र R त्रिज्या में, ठीक है, ये वृत्त C मीन्स सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए C O केंद्र है इसका और R त्रिज्या ही रहता है, रेडियस, ठीक है, इसलिए R लिखे हैं। R त्रिज्या में बिंदु P वृत्त का बाह्य बिंदु है, जो क्रमशः A और B पर वृत्त को स्पर्श करता है, जो ऐसा, ठीक है, सही बात है। बिंदु B बाह्य बिंदु है और A और B पर स्पर्श करता है। आगे दूसरा चीज रचना में कुछ नहीं करेंगे, O को A से, O को B से और O को P से मिला देंगे, ऐसे, ये देखिए O को A से, O को B से और O को P से मिला दिए, सब जगह मिला दिए, ठीक है। यहां पर स्पर्श कर रहा है, यहां पर स्पर्श कर रहा है परिधि को, इसलिए यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों तरफ, ये दोनों 90 डिग्री के कोण रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी स्पर्श रेखा खींचते हैं और परिधि को टच करता है तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। रचना में क्या किया हम लोगों ने, O को यही काम तो किया हम लोगों ने ना, क्या किए, O को A से, B से और P से मिला दिए। सिद्ध करना है, कहां सिद्ध करना है भाई, कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब ये जो PA है और PB है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। PA बराबर हो जाएगा किसके, PB के, यही आपको
प्रूव करके बताना है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे व्युत्पत्ति या उपपत्ति, जो भी लिखना चाहो। अब देखिए यहां पर यदि ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या होगा, दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, APO या AOP, जो भी बोलना चाहो, AOP और BOP, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और त्रिभुज का ये नियम है, वृत्त के साथ है इसलिए सर्वांगसम बताएंगे हम लोग। देखिए दो चीजें होती हैं, समरूप अलग चीज होता है, सर्वांगसम अलग चीज होता है। समरूप में इससे पहले मैं बता चुका हूं कि दो चीजें बराबर कीजिए सब बराबर हो जाता है। उसी प्रकार सर्वांगसम जब बात करते हैं तो वहां पर आपको तीन चीजें बराबर करनी होती हैं। ठीक है, नौवीं में आप लोग पढ़ चुके हो, भुजा कोण भुजा, कोण कोण कोण, भुजा 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 वाला, तो उस टाइप का इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम एक अलग चीजें होती है और समरूप एक अलग चीज होता है। ठीक है, समरूप में क्या होता है, दो चीजें बराबर कीजिए सब बराबर, लेकिन सर्वांगसम में आपको तीन चीजें बराबर करनी पड़ जाती हैं यहाँ पर। तो यहां पर हम लोग दोनों त्रिभुजों को लेंगे, AOP और BOP, और इनको हम लोग बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर कि त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP क्या है, सर्वांगसम है। ये देखिए सर्वांगसम है, मैं समरूप है नहीं लिखा हूं, सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है मतलब तीन चीजें आपको बराबर करनी पड़ेंगी और कारण के साथ। तो मैं यहां पर आप लोगों को बना करके बताता हूं, आप लोग बताइएगा काहे बराबर है। तो पहला चीज मैं बराबर कर रहा हूं जो दोनों त्रिभुजों में है, वो है OA बराबर OB। ये देखिए OA, ये रहा OA और OB, ये दोनों बराबर हैं। काहे बराबर हैं भाई, काहे बराबर है, और दोनों त्रिभुजों में है। देखिए AOP ये वाले त्रिभुज में AO और BOP इस त्रिभुज में OB या BO, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। काहे बराबर है, त्रिभुज के हिसाब से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, वृत्त के हिसाब से देखो तो समझ में आएगा। वृत्त में मैं बता चुका हूं अभी इससे पहले कि ये एक त्रिज्या है, यहां भी त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हर जगह क्या होती है, बराबर बराबर होती है। मतलब ये जितना बड़ा होगा, जितना मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, जितना सेंटीमीटर ये होगा उतना ही सेंटीमीटर ये होगा, उतना ही सेंटीमीटर यहां 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 जहां भी देखो उतना ही बड़ा रहेगा। तो ये क्या क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हर जगह बराबर होता है वृत्त में। ठीक है, तो पहला रीजन समझ में आया, ये दोनों बराबर क्यों हुए। ठीक है, क्यों, कारण बता दो। यहां पर वृत्त की त्रिज्या होने के कारण ये दोनों बराबर हो गए। सही बात है भाई, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, कोण OAP, कौन सा कोण, बीच वाले को देखिए OAP, ये वाला कोण को बराबर कर रहा हूं मैं, और कोण OBP, ये वाला कोण, बीच वाला कोण, ये दोनों बराबर है। काहे कि मैं बता चुका हूं कि स्पर्श रेखा कभी भी खींचते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है जब वो परिधि को स्पर्श करता है। तो ये दोनों बराबर है। काहे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कारण लिखना है तो और भी लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा है और वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहा है, इसलिए भाई दोनों बराबर होंगे। तीसरा चीज देखिए, बराबर कर रहा हूं OP बराबर OP। ये देखिए OP पता तो चल गया होगा कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, लेकिन कैसे, अब देखिए OP को देखिए AOP में भी उतना ही बड़ा होगा जितना BOP में होगा, कि इसके लिए छोटा हो जा रहा है इसके लिए बड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, दोनों के लिए सेम ही है, वो सेम ही लेंथ रहेगा, दोनों के लिए सेम ही लंबाई रहेगी। तो ये बराबर हो गया, इस त्रिभुज में भी है इस त्रिभुज में भी है, दोनों की दूरी भी बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। काहे, कारण लिख दीजिए उभयनिष्ठ भुजा, ऐसा। तो तीन चीजें मैंने बोला था, तीन चीजें मैंने बराबर कर दी। ठीक है, ये OAOB वृत्त की त्रिज्या थी इसलिए बराबर हो गया, ये दोनों कोण A और B 90 डिग्री का कोण बना रहा था इसलिए, और OP दोनों में उभयनिष्ठ था, कॉमन था, इसलिए। अब यहां पर हम लोग प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, कौन सा प्रमेय, तो देखिए अब प्रमेय लगाना भी सीख ही लीजिए एक तरह से। OA, ये देखिए
ओ ए वृत्त के हिसाब से तो त्रिज्या है, लेकिन त्रिभुज में यदि हम लोग देखें तो क्या है, एक भुजा ही तो है। ओ ए क्या है, एक भुजा है इस त्रिभुज में एओपी में, ठीक है, एओपी में एक भुजा है। तो ये भुजा हुआ, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, कोण है, कोण का साइन लगा हुआ है तो कोण है, ये ऑलरेडी दिख रहा है। और ये देखिए ओपी, ओपी भले इसके लिए वृत्त के लिए केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी है, लेकिन अगर त्रिभुज के दृष्टिकोण से देखें, त्रिभुज के हिसाब से देखें तो पी क्या है, एक भुजा होगा त्रिभुज के हिसाब से, सही बात है। तो हमको दो ठो भुजा मिला और एक ठो कोण मिला, तो यहां पर कौन सा प्रमेय लगेगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इस प्रमेय से क्या हो गया, हम लोगों ने तीन चीज बराबर किया प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से जब हम लोग तीन चीज बराबर किया, सब चीज बराबर हो गया, टोटल चीज इसका सब दोनों त्रिभुजों का क्या हो गया, सब चीज बराबर हो गया। मतलब त्रिभुज एओपी जो रहेगा वो सर्वांगसम और बराबर होगा। समरूप के लिए केवल ऐसा करते थे ना, लेकिन सर्वांगसम के लिए ऐसा साइन दिखाते हैं। तो एओपी और त्रिभुज बीओपी दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया, सब चीज इसका बराबर हो गया। और जब सब चीज बराबर ही हो गया दोनों त्रिभुजों का, तो पी ए भुजा और पी बी भुजा त्रिभुज का ये भी तो बराबर होगा। अतः लिखना, अतः जब सब चीज बराबर हो गया तो पी ए भी बराबर हो जाएगा किसके, पी बी के। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बस इतना ही छोटा सा काम करना था। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का कहानी देखते हैं। तो ये रहा है इस असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जिसमें बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बी सी और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखिए। देखिए सबसे पहले परिगत वृत्त का चीज को कहते हैं वो समझिए। परिगत वृत्त कुछ नहीं है, एक अंतःवृत्त होता है, परिगत वृत्त होता है। परिगत वृत्त मतलब जैसे, तो यहां पर परिगत वृत्त को समझेंगे हम लोग। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, अगर हम लोग इसका ऐसा त्रिभुज के यदि बाहर कोई वृत्त बनता है तो इसको हम लोग परिगत वृत्त बोलते हैं। और त्रिभुज के अंदर यदि कोई वृत्त बनता है, मान लीजिए जैसे ऐसा कोई वृत्त है और ऐसा त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता हुआ यदि वृत्त बनता है तो इसको हम लोग अंतःवृत्त बोलते हैं। त्रिभुज के अंदर बना है वृत्त, तो अंतः मतलब अंदर बना है, परिगत मतलब बाहर बना है। आपको ये वाला अभी बनाना है, ठीक है, ये वाला मैं फिर कभी बता दूंगा। तो ये आपको परिगत वृत्त बनाना है आपको, जिसमें त्रिभुज का जो लंबाई है वो 6-6 सेंटीमीटर, ए बी की, बी सी की और सी ए सब की लंबाई कितनी है, 6-6 सेंटीमीटर, सब 6 सेंटीमीटर की है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सीस पेंसिल प्रकार सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो ले लीजिए और उसके बाद आप इसको बनाइएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखना है यदि आपको, तो प्रकार रख लीजिए आप लोग, डिवाइडर और पेंसिल रख लीजिए और स्केल वगैरह रख लीजिए, बस बाकी कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रफली आपको डायग्राम बनाता हूँ त्रिभुज का। मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें सारा कितना है, 6-6 सेंटीमीटर का है। एक रफली डायग्राम मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम लोग सही सही बनाएंगे, और मैं तो कहता हूँ मेरे साथ साथ आप बनाते चलो तो एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग प्रकार वगैरह ले ही आए होगे, नहीं लाए हो तो ले आओ और देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आधार रेखा खींचेंगे हम लोग बी सी 6 सेंटीमीटर का, तो स्केल पट्टी लीजिए और 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा। इसको नाम भी देते जाइएगा, नामांकन करना जरूरी है। बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये दे दीजिए। ऐसा खींचिए, एक लकीर खींचिए स्केल पट्टी से 6 सेंटीमीटर, फटाफट करते जाइए। इसके बाद देखिए बी सी यहाँ है, मतलब बी सी यहाँ है तो ए यहीं कहीं छिपा होगा, तो उस ए को हम लोग ढूंढेंगे। और उस ए को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी से ए की दूरी कितनी है, बी से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर, सी से ए की दूरी भी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का चाप नापिए, चाप नापना सबको आता होगा, स्केल पट्टी रखिए, 6 सेंटीमीटर उसको फैला करके चाप नापिए। और उसके बाद यहाँ पर से प्रकार का नोक यहाँ रखिए और यहाँ से काटिए ऐसे,
और फिर एक बार सी पे रख करके प्रकार का ऐसे काटिए। कहीं ना कहीं देखिए दोनों कटेगा, जहां पर कटेगा उसको नाम दे देना बिंदु ए, ऐसा बिंदु ए नाम दे देना। ठीक है, अब क्या करना है, स्केल पट्टी ले करके ये दोनों को मिला दीजिए, ए से बी को मिला दीजिए, ए से सी को मिला दीजिए, और इसको भी लिख दीजिए कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, ऐसा। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का आपको करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये त्रिभुज का काम खत्म, मेनली यही काम रहता है। अब बाकी का काम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। अब आपको देखिए इस त्रिभुज का परिगत वृत्त बनाना है, मतलब बाहर कोई वृत्त बनाना है। ठीक है, परिगत वृत्त बनाना है। तो आप 3 भुजाएं होती हैं, 3 में से किसी भी 2 भुजा को आप ले लो, वो छूट है आपके लिए। ठीक है, कोई सा भी 2 भुजा आप अपने मन से चूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ, मान लीजिए एक भुजा मैं ये ले लिया, ये समझाने के लिए किया जा रहा है, आप लोग मत कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक भुजा ये ले लिया, ये समझाने के लिए किया हुआ है, आप मत कीजिएगा, केवल समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये एक भुजा ये ले लिया, मैं कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये दोनों ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब प्रकार मैं लूंगा और प्रकार को यहां बी बिंदु पे रखूंगा, प्रकार का नोक को ऐसे बी बिंदु पे, और आधा इतना होगा, आधा से अधिक फैलाना है आपको, और आपका मन है चाहे जितना भी आप उसको फैलाना चाहो, लेकिन आधा से अधिक ही होना चाहिए। अब देखिए कैसे, इतना 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 इतना, जितना भी, बस आधा से अधिक होना चाहिए, इसके पार नहीं चल जाना चाहिए, बस आधा से अधिक। आधा इतना होगा तो इतना 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 इतना, जितना भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटा छोटा गलतियां हैं वो भी मैं बताते चलूंगा आपको। ठीक है, आधा से अधिक ऐसा जितना भी आपको फैलाना है फैला लीजिए। ठीक है, लेकिन एक बार जो नाप ले लिए उसके बाद प्रकार को हिलाइएगा डुलाइएगा मत, क्योंकि प्रकार को हिलाइएगा डुलाइएगा फिर आपका सही से नहीं बनेगा, वो आखिरी में आपको पता चलेगा। देखना, अगर कोई टैलेंटेड होंगे, अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे, तो उनका एकदम एग्जैक्ट बनेगा जैसा मैं बता रहा हूँ परिगत वृत्त। लेकिन अगर थोड़ा सा भी होशियारी दिखाएंगे तो देखना वो टच ही नहीं करेगा, इसका जो शीर्ष है ना, ये तीनों को छूता हुआ नहीं जाएगा, और वो सही नहीं माना जाएगा, वो देखते ही चेकर आपका नंबर काट देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है, बी पे प्रकार का नोक रखना है, आधा से अधिक फैलाना है। अब जितना भी फैलाना है फैला लो, लेकिन एक बार जो नाप ले लिए, उसके बाद उसको छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, प्रकार को, ठीक बात है। अब ले लिए आधा से अधिक, मान लीजिए इतना लिए। अब 2 चाप काटना है, एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के नीचे साइड, ऐसा। ठीक है, और बिना हिलाए डुलाए उसी प्रकार को यहां पर रख करके उन्हीं चापों को काटना है, कुछ ऐसा। देखो समझो, यहां पर मैंने प्रकार का नोक रखा, एक चाप काटा अंदर, एक चाप काटा इसके नीचे। ठीक है, अब बिना हिलाए डुलाए यहां पर रखा प्रकार का नोक को, और इन्हीं चापों को काटूंगा। तो मान लीजिए यहां कटा और ऐसा कट रहा है, मान लीजिए मेरा। ठीक है, ऐसा कटा। ठीक है, यहां पर एक बिंदु कटा, एक बिंदु यहां कटा। अब कुछ नहीं करना है, इसको स्केल पट्टी की सहायता से दोनों को मिलाता हुआ, थोड़ा ऊपर से खींचना, ऐसा मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दीजिए, ऐसा। और इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ABC तो नाम आ चुका है, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, ऐसा। बस सेम काम जो हम लोगों ने इधर किया वही यहाँ भी करना है। मैं इसलिए बोला हिलाइए डुलाइए मत, क्योंकि सभी 6-6 सेंटीमीटर की ही भुजा है। ठीक है, तो अब इस भुजा को मैंने लिया है, तो बस वही नाप का यहाँ से आधा से अधिक फैलाया हुआ है, एक चाप त्रिभुज के अंदर, एक चाप साइड में। तो एक चाप मैंने यहाँ काटा, एक चाप साइड में, ऐसा। बस उतने ही लंबाई का ए पे रखा प्रकार का नोक, और इन्हीं चापों को काट रहा हूँ। ए यहाँ पर एक चाप काटा, ऐसा। अब ये एक चाप काट रहा है यहाँ, ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाता हुआ एक रेखा खींच दूंगा मैं, ऐसा। ये देखिए, ऐसा। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं PQ, इसका नाम दे देते हैं RS, ऐसा। RS नाम दे दिया, ऐसा। समझ में आया? आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों जो है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक खींचना बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। लंब समद्विभाजक मतलब लंब और समान 2 भागों में बांटने वाला, समद्विभाजक, समान 2 भागों में बांटने वाला समद्विभाजक। तो ये जो PQ है ये BC का लंब समद्विभाजक है, उसी प्रकार RS जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक हम लोग रेखा खींच चुके हैं। ठीक, समझ में आया? तो अगर कभी वो कोई बोलेगा लंब समद्विभाजक खींचिए, तो आप ऐसे खींच सकते हो। आधा से अधिक फैलाना है, चाप काटना है, हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लंब समद्विभाजक
पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगे। जहां पर ये काटेंगे उसको नाम दे देना केंद्र बिंदु ओ। इसको नाम क्या देना है? केंद्र बिंदु ओ नाम दे देना। बस इतना तक हो गया। अब आप प्रकार को लीजिए, ओ बिंदु पे रखिए, प्रकार का नोक को ओ बिंदु पे रखिए और एक शीर्ष तक फैलाइए। एक ए तक, बी तक, सी तक, कहीं तक भी फैला सकते हैं, आपकी इच्छा है। ऐसे मान लीजिए मैं ए तक फैलाया या ओ पे रख करके बी तक फैलाया और घुमा दो और एक वृत्त बना दो। ऐसा एक वृत्त बनाओ और देखो क्या वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जा रहा है कि नहीं। यदि तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाता है इस प्रकार से, मैं तो हाथ से बना रहा हूं तो मेरा सही नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाना चाहिए। यदि ऐसा वृत्त बन रहा है तो आपका एकदम सही है। अगर किसी का ऐसा बन रहा है कि भैया एक तो टच हुआ और बाकी दो टचे नहीं हो रहा है, ऐसा बन रहा है तो गलत है। फिर आप नाप वाप लेने में या फिर इधर उधर में थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, या फिर कभी कभी किसी का ऐसा भी बनता है कि ऐसा अंदर से जा रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो ये सब गलत है, वो देखते के साथ आपका नंबर काट देगा, एको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसे बना देते हो सही सही तो आपको पूरा नंबर मिलता है। अब बात रह गई इसमें रचना के पद की। तो रचना का पद जो जो आप काम किए हो वही वही लिखना है। सबसे पहले क्या किए आप लोग, तो अभी मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दे दूंगा कि आपको रचना के पद में क्या लिखना है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर था। नंबर डाल डाल के लिखना। सबसे नंबर 1 क्या रहेगा, सबसे पहले त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे आएगा अभी लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, दो भुजा बी सी और ए सी को चुना, जिसका हम लोगों ने लंब समद्विभाजक खींचा। कौन कौन सा, पी क्यू और आर एस लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक बात है। दूसरा काम यही काम किया ना, लंब समद्विभाजक खींचे पी क्यू और आर एस। दूसरा नंबर पे लंब समद्विभाजक खींचा पी क्यू और आर एस। मैं अभी स्क्रीन पे दे दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है, लिख करके कि क्या क्या लिखना है करके, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद करता है, कहीं ना कहीं काटता है, उसको नाम दे दिया केंद्र बिंदु ओ, ठीक है। ओ से बी तक या ओ से एक परिगत वृत्त की रचना की जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाता है। ए को बी को सी को तीनों शीर्षों को छू करके जाता है, और यही है आपका त्रिभुज ए बी सी का परिगत वृत्त। बस इतना ही काम करना है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने बनाया होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, नहीं बनाया है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लेना, मैंने क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, उस हिसाब से आपको फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना। ये मेरा बहुत गंदे तरीके से दिख रहा है क्योंकि हाथ बनता नहीं है ना, हाथ से प्रकार शीर्ष रहता तो बनाता। रचना के पद में दे दूंगा, वो देख लेना आप लोग। और इस तरह से आपका असाइनमेंट नंबर 4 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है मैथ्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी करना है कर देना, लेकिन करके ही जाना इस वीडियो से, ठीक है। जो भी करना है लाइक करो, शेयर करना है शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आपके लाइक से क्या होगा कि और लोगों को मेरा जो वीडियो है वो सजेस्टेड लिस्ट में जाएगा यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से, और फिर और लोगों को भी ये वीडियो शो होगी और उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक एम, 200 लाइक जरूर चाहिए मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट असाइनमेंट भी और अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।